नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे हवाई किराया नियम और नियंत्रण की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि निजी एयरलाइंस के वाणिज्यिक हित और यात्रियों के हित के बीच सही संतुलन बनाए रखना होगा ताकि निजी एयरलाइंस को विकसित किया जा सके और साथ ही यात्रियों के हितों का भी ध्यान रखा जा सके। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 2023-24 के लिए अनुदान की मांग पर अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर है। इसलिए एविएशन सेक्टर में कई नई संभावनाएं हैं। देश में हवाई यात्रा का लगातार विस्तार हो रहा है। पिछले 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट बने हैं और छोटे छोटे शहर हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। इसलिए एयरलाइंस के वाणिज्यिक हित और यात्रियों के हित दोनों ही हवाई सेक्टर की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मामले में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है, मुद्दा आपका में इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सोनल मानसिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एविएशन एंड ड्रोन्स के चेयरमैन हैं डॉक्टर सनत कौल जी से। डॉक्टर सनत कौल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं CIPP संस्था के CEO के यतीश राजावत जी। के यतीश राजावत जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर सोनल मानसिंह जी आपसे करूंगा। आप इस समिति की सदस्य भी हैं। ये जो संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है जिसमें निजी एयरलाइंस के हितों की भी बात कही गई है, जो उनके वाणिज्य हित हैं, और साथ ही यात्रियों के हितों को भी ध्यान में रखने पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं, क्या संदेश है इस रिपोर्ट का, क्या सुझाव है इस रिपोर्ट के? बात बहुत सरल है जो आपने स्वयं अभी कही, और जो रिपोर्ट में भी इसका मुख्य मुद्दा वही है कि निजी उड्डयन जो एयरलाइंस हैं उनको भी नुकसान ना हो, उससे ज़्यादा जो यात्री हैं उनकी जेब पे भार ना पड़े, इतना भार ना पड़े कि उनके लिए मुश्किल हो जाए यात्रा करना हवाई जहाज़ से। तो एक दोनों के बीच का संतुलन, वो पॉइंट कहाँ है, उसको ढूंढ के उस पॉइंट पे हमें काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जी। क्योंकि उसके बिना, देखिए, यात्रियों के बिना तो एयरलाइन संभव नहीं है। क्या करेंगे, खाली प्लेन उड़ाएंगे क्या? तो यात्रियों का हित ध्यान में रखना है। और आज भारतवर्ष में यात्री, आपने भी कहा, हम भी जानते हैं कि छोटे छोटे शहरों से मुफस्सिल गाँवों से तक आते हैं, यात्रा करते हैं। अब उनके लिए वो संभव नहीं है कि वो बड़े बड़े ये क्या कहें, भारी खर्च उठा सकें। अपने परिवार को लेके जाना पड़ता है, मेडिकल है, टूरिज़्म है, एडवेंचर है, कुछ भी है, घूमना है, क्यों नहीं, हमारा देश है, सभी को अधिकार है घूमने का। और यदि आपके निजी जो एयरलाइंस हैं वो कमर्शलाइजेशन के नाम से, या एक के भी हमें भी हक है एयरफेयर बढ़ाने का, तो उस हक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कुछ तो कहीं एक संतुलन हमें हमारे जनता के हित की दृष्टि से बनाना पड़ेगा। तो इसके बारे में जो चर्चाएं हुई हैं हमारी स्टैंडिंग कमेटी में जी, वो रिपोर्ट में बहुत एक सरल भाषा में लेकिन क्लियरली उसमें लिखा गया है कि इसके बिना किसी तरीके का एजेंडा नहीं चल सकता, किसी तरीके की दलील नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जनहित पहले है और एयरलाइंस उसी तरीके से अपना मन बनाए, उसी तरीके से एयरफेयर तय करे। एक बात और मैं जल्दी से कह दूँ कि मुझे, मेरा स्वानुभव है कि आज मैंने बम्बई जाना है, तो आज 5,000 का टिकट है, उसको करते करते आपने दोबारा किसी और के लिए आपने बदला, तो आधे 1-2 घंटे में तो बढ़ के 7,000 हो जाती है जी। स्पाइस जेट हो, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो ऐसे कैसे हो जाता है?
तो एक अपने मन की करना और एक देश के, समाज के, लोक कल्याण के, लोक हित को ध्यान में रख के करना, जिससे नुकसान भी ना हो, तो वो एक बात बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सनत कौल जी, अगर बात मैं घरेलू यात्रियों की करूं तो लगातार हवाई सेवाओं का, हवाई क्षेत्र में एविएशन सेक्टर का विस्तार हो रहा है। घरेलू यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 2021 की तुलना में 2022 में 48% से ज़्यादा यात्रियों की वृद्धि हुई है जो एविएशन सेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जाहिर सी बात है यात्रियों के अक्सर ये सवाल होते हैं कि जो निजी एयरलाइंस हैं वो अनाप शनाप कीमतें तय कर देती हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मैं भी यही सोचता हूँ कि कुछ कंट्रोल होना चाहिए, पर मैं आपको पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ। जी तब पहले जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब पहले इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया खाली 2 एयरलाइंस थी, तब तो प्राइस फिक्स था। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अब हम ओपन कर रहे हैं, हम खोल रहे हैं, अब प्राइवेट एयरलाइंस आ रही हैं, उनका फ्री कॉम्पिटिशन होना चाहिए। अब इस मामले में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है फ्री कंपटीशन, फ्री मार्केट कंपटीशन, दूसरा होता है परफेक्ट कंपटीशन। ये परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ आधी दर्जन एयरलाइंस है खाली, और ज्यादा बढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि हर एक जना एयरलाइन नहीं चला सकता। जैसे कोई टैक्सी चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, तो और वहां भी प्राइस कंट्रोल है, टैक्सी में भी प्राइस कंट्रोल है, स्कूटर में भी प्राइस कंट्रोल है, सरकार फिक्स करती है। यहाँ इन्होंने कहा एयरलाइन में एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए, क्योंकि उनको बड़े बड़े महंगे हवाई जहाज खरीदने पड़ते हैं, उनका खर्चा बहुत है, उनको उनके उनके उनको क्रू को बहुत पैसा देना पड़ता है, सब कुछ है। तो जी इसलिए इन्होंने ओपन प्राइसिंग कर दिया। ओपन प्राइसिंग में इन्होंने एक कंप्यूटर सिस्टम लिया है, सब लोग डायनामिक प्राइसिंग के, वो स्टडी करता है मार्केट के। भैया जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बोला कि भाई पहले 5,000 का फेयर था दिल्ली बंबई का, 2 घंटे के बाद 7,000 हो गया, तो वो पता नहीं क्या अपना सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि वो दाम बढ़ा है, फिर एकदम से कम कर देते हैं रात के वक्त, शाम को कहते हैं अभी ज्यादा डिमांड होगी तो इसलिए बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें जो हैं, ये है तो ठीक है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला है, पर मेरे हिसाब से भी ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है, कुछ कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, एयरक्राफ्ट रूल्स भी जो है, एयरक्राफ्ट रूल्स हमारे पास हैं जो डीजीसीए ऑपरेट करता, उसमें भी लिखा हुआ है कि 2 वर्ड्स हैं, एक एक्सेसिव यानी अधिक, ज्यादा अधिक प्राइसेस, ज्यादा अधिक दाम को कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरा उन्होंने लिखा है प्रेडेटरी, यानी बहुत कमती ले आते हैं, कभी कभी 1-1 रुपए की सीटें बेचते हैं, जी तो उसको देखते हुए वो भी और एयरलाइन को धक्का पड़ता है कि इतना सस्ता कैसे लिया है। तो उन दोनों को कंट्रोल करके डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, को कुछ कंट्रोल उस पर रखना चाहिए। अब कैसे करेंगे, उन्होंने अभी तक इस पे कोई मामले पे कुछ सोच विचार नहीं किया है, ना कुछ डिफाइन किया है। अच्छा, ये होता है कि जब आपकी मोनोपोली होती है या ओलिगोपोलिस्टिक, यानी जो 5-6 एयरलाइंस है, तो उसका बिल्कुल मार्केट जो है परफेक्ट नहीं है, इसको थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना पड़ेगा। जी अब एयरपोर्ट के लिए तो एयरपोर्ट तो ज्यादा मोनोपोली होती है, क्योंकि हर एक शहर में एक ही एयरपोर्ट होता है। तो इसलिए उन्होंने अब ये किया है कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटर एक बना दिया, अब तो काफी 10 साल से बना हुआ है। वो डिसाइड करता है कि एयरपोर्ट क्या चार्ज कर सकता है प्राइस। उनको अगर प्राइस बढ़ाना है तो पहले उनको अप्लाई करते हैं, वहाँ पूरा एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद उनको परमिशन मिलती है कि भाई आप एयरपोर्ट चार्जेस बढ़ा सकते हैं। एयरलाइन के टिकट पे अभी कुछ गौर नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से अब गौर होना चाहिए कि किस तरह एयरलाइन का प्राइस में कुछ कंट्रोल होना चाहिए। एक लोअर और अपर मार्जिन के बीच में वो अपना जितना करना चाहे करें। कभी कभी देखा है, जैसे कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार होता है, तो एकदम से कहीं जैसे गोवा है या और कहीं जगह है, दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या फिर कभी कभी जब स्कूल बंद होते हैं, और एयरक्राफ्ट हमारे पास 600-700 हो गए हैं अब कमर्शियल फ्लीट में, तो उनको भी अपनी सीटें भरनी होती हैं, तो कभी कभी बिल्कुल गिरा देते हैं दाम। तो वो भी ठीक है, पर कई एयरलाइन ये करती है कि हम तो मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए 1 रुपए की दे देंगे जी सीटें 10 दिन के लिए। तो ये सब मामले को देखना पड़ेगा कि ये पूरा लेक- सबको, उसमें किसी को घाटा ना हो।
जी, Airline को घाटा ना हो। डॉक्टर सनत कौल जी, जाहिर सी बात है, आपने ठीक कहा कि इस पूरे मामले को देखना होगा, लेकिन कैसे देखा जाएगा, कौन देखेगा? क्योंकि संसदीय स्थायी समिति ने पाया है कि किराए को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय की ओर से किसी भी प्रकार का जो तंत्र है उसे विकसित नहीं किया गया है। क्यों? यतीश राजावत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को। यह बात ठीक है कि कमर्शियल समस्याएं कुछ रहती हैं, कारोबारी समस्याएं रहती हैं, प्रतिस्पर्धा का बाजार है, लेकिन यात्रियों के हितों का क्या? किराए की कीमतें जो होती हैं उसको लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एयरलाइंस का जो मुद्दा है उसमें दो मुख्य बिंदु हैं। जी, पहला बिंदु यह है कि सर्ज प्राइसिंग, यानी कि कुछ समय के लिए डिमांड जब बढ़ती है तो उस समय रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि 10%, 20% नहीं, 50%, 100%। उसे वो सर्ज प्राइसिंग कहते हैं। दूसरा है ये एक वेरिएबल प्राइसिंग, यानी कि दिन के दौरान आपने एक बार जाके किसी साइट पे देखा और 5,000 का रेट मिला है, उसी साइट पे अगर आप शाम को देख रहे हैं तो वो उसके एल्गोरिदम इस तरह से काम करती है कि आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार वो रेट बढ़ा देगी। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है जो प्रेडेटरी प्राइसिंग का बात कर रहे थे। अब जी, ये तीनों मुद्दे कंज्यूमर को अफेक्ट कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि इसमें एडवर्स प्राइसिंग खासतौर से दो मुद्दों में, सर्ज प्राइसिंग में और वेरिएबल प्राइसिंग में, कंज्यूमर बेयर कर रहा है। अब इसको एड्रेस कौन करेगा? डीजीसीए सिविल एविएशन देखता है, यानी कि वो एविएशन कंपनीज को देखता है, कंज्यूमर वो प्राइसिंग को नहीं देखता, वो टिकट प्राइसिंग को नहीं देखता। टिकट प्राइसिंग के लिए जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, इससे पहले भी जब मुद्दे उठे हैं, जैसे कि सर्च प्राइसिंग का जब मुद्दा उठा था टैक्सीज के संदर्भ में, खासतौर से उबर और ओला के संदर्भ में, तब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स स्टेप इन किया था और मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड सरफेस ट्रांसपोर्टेशन ने एक मिलके कमेटी बनाई थी और उसमें यह तय हुआ था कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं, वो सर्च प्राइसिंग कहीं भी लागू नहीं करेंगे और इस पे एक नियम का रूल मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड सरफेस ट्रांसपोर्टेशन ने जारी किया था। अब आता है कि इस मुद्दे पे कौन पहल ले? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ले सकता है या डीजीसीए ले सकता है? देखिए, रेट को कंट्रोल करना या रेट को तय करना ये किसी का काम नहीं है, ये तो मार्केट का काम है। लेकिन हाँ, नियम के हिसाब से प्राइसिंग, सर्ज प्राइसिंग ना हो वही बेहतर है। अब इसमें एक मुद्दा, एक दिक्कत और आ जाती है। आज की तारीख में आईआरसीटीसी भी सर्ज प्राइसिंग चल रहा है। अगर आप तत्काल में बुकिंग करते हैं तो आजकल तत्काल में भी सर्ज प्राइसिंग होने लगी। तो ये प्रिंसिपल, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल सरकार को अपनाना पड़ेगा कि क्या वो कंज्यूमर के लिए सर्ज प्राइसिंग चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते हैं तो वो किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो ट्रक हो या फिर एयरक्राफ्ट हो। तो ये एक पॉलिसी मुद्दा है। दूसरा है कि उसको निर्धारित कैसे करें। इसको निर्धारित करने के लिए तो डीजीसीए को ही कानून लाना पड़ेगा कि आप सर्च प्राइसिंग नहीं कर सकते। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मुद्दा ज्यादा और भी ज्यादा गंभीर है और उसमें एक्चुअली कंज्यूमर को फायदा होता है, क्योंकि रेट इतने गिर जाते हैं कि कंज्यूमर अब ट्रैवल कर सकता है। जो सोनल मान कह रही थी कि वो मोफिसल इलाके से जो लोग आते हैं वो भी उस समय हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हैं। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग भी एक मार्केट का मुद्दा है कि क्या मार्केट प्रेडेटरी प्राइसिंग को अलाउ कर रहा है या नहीं अलाउ कर रहा है। जी, क्या प्रेडेटरी प्राइसिंग की वजह से सामने वाले कंपनी को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। यहाँ पे भी नियम होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए जी, बट लेकिन आप उसको बंद नहीं कर सकते, आप उसको मना नहीं कर सकते। जी, मैं तो मतलब नियम बनाने जी, इसके और पहलुओं पर चर्चा मैं करूंगा, लेकिन डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, जो संसदीय स्थायी समिति के सामने कई मुद्दे आए हैं, उसमें एक मुद्दा पीक ट्रेवल सीजन के दौरान हवाई टिकट की कीमतों में अचानक उछाल की शिकायतों से जुड़ा था। आपने भी उसका जिक्र किया। ऐसी कौन कौन से मुद्दे आप लोगों के सामने आए जो यात्रियों की समस्याओं से जुड़े थे
और उनके समाधान के लिए स्थायी समिति ने और क्या सुझाव दिए हैं? मुद्दे तो हैं जी लेकिन मैं एक छोटा सा ये पढ़ना चाहूँगी जी कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस रहे कमिटी के कि द प्रेजेंटली द सर्ज इन एयरफेयर्स डज नॉट रिफ्लेक्ट any sort of mechanism on part of the ministry to control the fares based on existing aircraft rules of 1937 as because during the surge in airfares the prices go beyond the acceptable or justifiable limits of reasonable profit and generally prevailing tariff. जी अब जो reasonable profit शब्द है वो मेरे ख्याल में बहुत महत्व का है क्योंकि प्रॉफिट यानी नफ़ा लेने के लिए तो लालच बहुत होती है कि 100% हम प्रॉफिट ले लें, लेकिन वहीं पर जो एक समझदारी की बात जो मैं पहले लोक हित की बात कह रही थी, एक संतुलन की बात कह रही थी कि देश की ही एयरलाइंस यदि प्रॉफिट यानी इतना बड़ा प्रॉफिट हम कर लें उसकी लालच में पड़ जाती हैं तो नुकसान होता है। अंततोगत्वा एयरलाइंस को भी नुकसान होता है क्योंकि लोग उसमें जाना कम कर देंगे और दूसरा नुकसान तो लोगों को होता ही, यात्रियों को होता ही है। तो ये जो 1937 के रूल्स हैं उसको भी एक बार ज़रा देखा जाए और जैसे आप सब कह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट कि मैकेनिज़्म अभी तक क्यों नहीं डेवलप हुआ और अब नहीं तो कब, तो इसमें बहुत एक पैनी नज़र से करने की आवश्यकता है कि DGCA जैसे आपने रोड ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया कि मिनिस्टर साहब ने उसके साथ मिलके कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की कमेटी और ये मिलके, वैसे यहाँ पर बिकॉज आफ्टर ऑल यात्री जो एयरलाइंस से ट्रैवल करता है वो भी तो कंज्यूमर है, कस्टमर है, कंज्यूमर है जी। तो यहाँ क्यों नहीं ऐसी एक कमेटी बैठाई जाए और उनको टाइमलाइन दी जाए बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ आवर स्टैंडिंग कमेटी और उसके लिए जितनी जल्दी हो सके क्योंकि पीक सीज़न तब छुट्टियां आने वाली हैं जी, ऑलरेडी परीक्षाएं चल रही हैं, ख़त्म हो जाएंगी, लोग निकल पड़ेंगे यात्रा के लिए, फिर क्या होगा? फिर वही बात यदि होती है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी और स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस को यदि एक्सेप्ट नहीं किया जाता इन टाइम जी, समय रहते समयानुसार इसके ऊपर तुरंत अभी काम होना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल। जो संसद की स्थायी समिति होती है उसकी जो सिफारिशें होती हैं खासी महत्वपूर्ण होती हैं और डॉक्टर सोनल मानसिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा, उस पर समयबद्ध तरीके से एक काम जरूरी होता है, तभी उसका लाभ लोक हित में होता है, आम यात्री को होता है। लेकिन डॉक्टर सनत कौल साहब, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, कोई तंत्र है नहीं कि जो निजी एयरलाइंस अपने किराए का निर्धारण करती हैं उसके लिए कोई तंत्र दिखाई नहीं देता, लेकिन हवाई किराए में बढ़ोतरी के नियम क्या हैं, क्या तंत्र है? देश में जो एयरलाइंस कंपनी हैं वो खुद तय करती हैं टिकट के दाम, कैसे तय होता है ये दाम? मार्केट को देख के तय करती हैं, जहां उनको लगता है कि मार्केट ज्यादा ड्रॉप कर लेगा वहां बढ़ा देती है, जहां डिमांड कम हो जाती है वो गिरा देती है। तो ये तो बिल्कुल प्योर मार्केट सिचुएशन है, जबकि एयरलाइंस का नंबर बहुत कम है, 5-6 एयरलाइंस चल रही हैं। जी। तो थोड़ा सा वो उसमें अगर ये परफेक्ट कंपटीशन की जो बात करते हैं, अगर आपको साबुन बेचनी है तो आपको 50-100 साबुनें मिल जाती हैं, बट यहाँ तो आपका चॉइस ही बहुत कम है और वो भी हर जगह नहीं जाती है। इसमें एक जरूरी है कि एक अभी जैसे एयरपोर्ट रेगुलेटर है, एक एयरलाइन रेगुलेटर भी होना चाहिए जो कि खाली प्राइसेस ना देखे, कंप्लेंट्स भी देखे। तो कंप्लेंट एंड एयरलाइन रेगुलेटर को कंप्लेंट भी आती रहती है बहुत सारी कि ये हुआ वो हुआ, दिक्कत आ गई पैसेंजर्स को। तो इन दोनों को देखते हुए एक और रेगुलेटर बनाना चाहिए जो इसको स्टडी करे कि प्राइसेस और प्राइसिंग कैसे करनी है। जो उन्होंने बोला है कि एयरक्राफ्ट रूल 1937 में लिखा हुआ है कि एक्सेसिव प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए और प्रेडेटरी प्राइसिंग, यानी बहुत अधिक प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए और बहुत कम प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। इसको कोई डिफाइन नहीं किया अभी तक DGCA, और इसको डिफाइन इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरे ख्याल में उनके पास टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों का। वो तो सेफ्टी रेगुलेटर ज़्यादातर हैं और उनको ये सब देखने में पहले देखते थे। DGCA जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया था, जब मोनोपोली एयरलाइंस थी,
तब उनका प्राइस चाहे वो फिक्स करते थे, उसको अप्रूव करते थे। डीजीसीए पहले प्राइस को अप्रूव करती थी, खाली 2 एयरलाइन। अब जब ज्यादा एयरलाइंस आ गई हैं और प्राइवेट सेक्टर आ गया है, उन्होंने अब कोई प्राइसिंग का अप्रूवल अभी नहीं करते। तो इसमें मेरा ये मुद्दा है कि इसमें एक अलग रेगुलेटर बनना चाहिए, जो कि एयरलाइन को देखेगा, प्राइसिंग को देखेगा और एयरलाइन की कंप्लेंट को भी देखेगा, पैसेंजर कंप्लेंट को भी देखेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि एक और रेगुलेटर आए, क्योंकि इंडिया में अब एयरलाइन के नंबर, यानी हवाई जहाज के नंबर बहुत हो गए जी और पैसेंजर्स के नंबर बहुत हो गए हैं, और उनकी कंप्लेंट भी बढ़ रही है, उनकी प्राइसिंग के भी इशूज हैं। प्राइसिंग का भी हर जगह देखना पड़ेगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितना मैक्सिमम अधिक से अधिक हो सकता है और कितना कम से कम होना चाहिए। वो सब देखते हुए मेरे हिसाब से तो अब टाइम आ गया है कि एक रेगुलेटर का और एक बनाना चाहिए सरकार, जो देख सके। ना डीजीसी के पास टाइम है, ना मिनिस्ट्री के पास टाइम है इस सबको रेगुलेट। जी तो ये मेरा कहना है कि एक रेगुलेटर की एक नया रेगुलेटर बनना चाहिए। बिल्कुल एयरलाइंस बिल्कुल, संसद की स्थायी समिति ने इस बात को कहा भी है कि मंत्रालय इस मामले को देखे, कोई तंत्र बने ताकि जो हवाई किराए से संबंधित मुद्दा है उस पर एक नियंत्रण भी रहे। लेकिन यतीश राजावत जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। यह बात ठीक है कि हवाई ईंधन के चलते जो हवाई किराया होता है वो बहुत कुछ निर्धारित उस पर करता है कि हवाई ईंधन की कीमतें किस उस पर पड़ रही हैं, कितनी महंगी है वो, उस पर ठीक है, ये मुद्दा एक महत्वपूर्ण है जो एयरलाइंस हैं उनके लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, मैं ये जानना आपसे चाहता हूं कि विंडो की सीट लेंगे तो उसकी कीमत अलग, कॉर्नर की सीट लेंगे उसकी कीमत अलग, बीच की सीट होगी उसकी कीमत अलग। ये कौन सा लोकहित है या ये क्यों कदम उठाया जा रहा है? देखिए, ये सब इसलिए हो रहा है मुझे, क्योंकि कोई कानून या कोई नियम नहीं है। अब कोई जब किसी चीज पे कोई कानून या नियम नहीं होता तो जो भी ऑपरेटर होता है उसकी मनमानी चलती है। आयल सीट का कितना लें, विंडो सीट का कितना लें, यहाँ तक कि अगर आप बुकिंग करते हैं और उनकी साइट पे बुक करते हैं तो वो एक कन्वीनियंस फी भी लेते हैं। यानी कि टिकट के पैसे के ऊपर वो आपसे 500 रुपए की कन्वीनियंस फी ले रहे हैं। जी तो आप टिकट के पैसे उनको दे रहे हैं तो फिर कन्वीनियंस फीस का क्या मतलब हुआ। चेंज करेंगे अगर आप एयरलाइन, मतलब टाइम चेंज कर लिया मान लीजिए, तो ये तय नहीं है कि कितनी वो फीस काट देंगे। मान लीजिए आपने 15,000 का टिकट बुक किया और आपने उसकी डेट चेंज की 1 तारीख से 10 तारीख, तो उसमें आपके 50% पैसे भी कर सकते हैं, 70% पैसे कर सकते हैं, 90% पैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई कानून या नियम नहीं है और इसलिए मनमानी चलती है। और ये मनमानी इस तरह से है कि उन पर निर्भर करता है कि वो कितना काटे। ना कोई लिखित में आपको पहले बताया जाता है, ना ही बाद में बताया जाता है। कट जाता है पैसा, तब आपको पता चलता है कि इतना पैसा कट गया टिकट को चेंज करने में। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, हर यात्री के जैसे कोई ना कोई रेगुलेटर होना चाहिए, जो सनत जी भी कह रहे थे, वो जरूरी है। जी डीजीसीए आज की तारीख में सिर्फ एयरलाइंस और एविएशन सेफ्टी जैसे मुद्दों पे ही अपने आप को नियमित कर दिया है या उसने अपने आप को सीमित कर दिया है। कंज्यूमर का मुद्दा जो है वो अब बिल्कुल ही, मतलब एक तरह से कंज्यूमर को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो जो पहल होनी चाहिए वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की पहल होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए तुरंत इस चीज को अपने एक्शन में इस तरह से लाना चाहिए कि समर वेकेशन आ रहे हैं तो सर्च प्राइसिंग ना हो, जी रेट जो दिया जाए पहली बार में वही रहे। जी आगे जाके वो इस तरह के नियम बने कि पारदर्शिता हो भाव में भी, और अगर में बदलाव हो तो उसमें भी पारदर्शिता हो। जी बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल। हर यात्री को जी आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर सोनल मानसिंह जी आपसे है कि देश के छोटे छोटे शहर हवाई यात्राओं से जुड़ रहे हैं। जो छोटे शहर में लोग रहते हैं, एक आम आदमी है वो भी हवाई यात्रा कर सकता है।
लेकिन तेजी के साथ जब कीमतें बढ़ती हैं, बात चाहे वो पर्यटन स्थल पे जाने की हो या दूसरे मुद्दे हों, उस पहलू को आप कैसे देखती हैं और स्थायी समिति की सदस्य होने के नाते आपके और सुझाव क्या रहे इस रिपोर्ट में? सुझाव तो हैं काफ़ी, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है सर्ज प्राइसिंग का, जिसको प्रीडेटरी प्राइसिंग कहा गया है। जी। क्योंकि बहुत सारे यात्रियों को ये प्रीडेटर शब्द जो है ना, अंग्रेज़ी का बहुत ख़तरनाक शब्द है। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कोई शेर झपटता है, इज जी। ए प्रीडेटर, खाने के लिए पकड़ लो। तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग बहुत ही जालिम ख़तरनाक शब्द है। मैं तो इतना ही बार बार रिपीट करना चाहूँगी कि बाकी मुद्दे होते रहेंगे, पहले मैकेनिज़्म तय हो और प्राइवेट एयरलाइंस की वेबसाइट पे सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो नहीं होती है। 50% मैं कहूँ कि नहीं होती है, कम से कम, ज़्यादा भी ना हो, लेकिन 50% नहीं होती है। तो लोगों को भ्रमित करना एयरलाइंस छोड़ दें, एक सच्चे दिल से करें काम। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि संतुलन बनाने के लिए मानसिक संतुलन और लालच को कंट्रोल करना, ये संतुलन ज़रूरी होना है, क्योंकि उसके बिना आप लोक हित, लोक कल्याण की बात नहीं कर सकते। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, छोटे छोटे जगहों से ट्रैवल करें, बल्कि हमारा जो नेशनल एयरलाइन है वो उड़ान हमारा छोटे छोटे जगह जाने वाला है, जा रहा है, लेकिन और बढ़ने वाला है। प्राइवेट एयरलाइंस को भी ये पहल करनी चाहिए कि न केवल मेट्रो सिटीज़ या बड़े बड़े शहर, लेकिन छोटी जगहों में भी आप पहुंचिए। आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको कितने फुल आपके जहाज जाएंगे, छोटे बड़े जहाज जो भी आप चलाते हैं। जी, बिल्कुल। बाकी देखिए, कहा गया कि हमारे पास एयरलाइंस हैं कितनी, गिन गिना के 7-8 होंगी। उसमें भी यदि लोग ट्रैवल ना कर सकें, उनको दिक्कत हो इतनी, कभी कभी जैसे मैंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी भी आ जाती है, उसमें यदि आप नहीं अपने प्यारे लोगों को ले जा सकते और उसके अभाव से कि आप समय पे नहीं पहुंचा पाए और हानि होती है, लोग मृत्यु के शरण में जाते हैं, बहुत कुछ होता है। जी, बिल्कुल। तो ऐसी जो दुखद घटनाएं भी हुई हैं और होती रहती हैं, इसका भी ख्याल होना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल जनहित ये सबसे बड़ा शब्द है। पैसा तो खूब मिलता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा, पैसा खूब मिल रहा है, लेकिन उसका उपयोग आप अपने लिए भी करें, अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए करें और लोगों को भी सुविधा मिले उसके लिए भी करें। जी, बिल्कुल, संतुलन, बैलेंस्ड अप्रोच एंड mechanisms put in place quickly by the ministry in पार्टनरशिप विद कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री या जो भी चाहते हैं। बिल्कुल सोनल मान सिंह जी, एयरलाइंस के जो वाणिज्यिक हित हैं और यात्रियों के जो हित हैं, उसके बीच संतुलन जरूरी है, लोकहित इसी में है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।